नमस्कार विद्यार्थियों। आज की इस ई क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस ई क्लास में हम वैदिक सभ्यता के उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। इस काल में यानी उत्तर वैदिक काल की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसकी पहली महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस काल में जनपद राज्यों की स्थापना हुई। जैसा कि आप जानते हैं, ऋग्वैदिक काल में जन होते थे प्रशासन की इकाई के रूप में, लेकिन इस काल में जन का स्थान जनपद राज्यों ने ग्रहण कर लिया। अर्थात अब विभिन्न राज्यों की भौगोलिक पहचान स्पष्ट होने लगी। राजा अब जन के साथ साथ एक निश्चित प्रदेश का स्वामी भी होता था। भारतीय इतिहास में राज्य के उदय की अवधारणा की शुरुआत वैदिक काल से ही मानी जाती है। इस काल में कुछ महत्वपूर्ण जनपदों का उदय हुआ, जैसे कुरु, पांचाल, गांधार, केकय, मद्र, मत्स्य, काशी, कौशल, कलिंग आदि विदेह। इसमें एक खास बात यह है कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते जो ऋग्वैदिक कालीन छोटे जन थे वो एक दूसरे में विलीन होकर बड़े जनों में परिवर्तित हुए। जैसे इस काल के जो सबसे दो प्रसिद्ध जनपद थे वो थे कुरु और पांचाल। शतपथ ब्राह्मण में इन्हें वैदिक सभ्यता की सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि तथा आर्य संस्कृति की धुरी कहा गया है। कुरु जनपद का निर्माण भारत और पुरु जनपद से मिलकर हुआ था। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण या सर्वाधिक विकसित जनपद था पांचाल, जो कि क्रीवी और तुवर्स नामक जनों से मिलकर बना था। तीसरा एक महत्वपूर्ण जनपद आता है विदेह, जहाँ के राजा जनक एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे तथा उनके दरबार में याज्ञवल्क्य जैसे विद्वान रहते थे। काशी के अजातशत्रु तथा कैकेयी के अश्वपति भी अपने समय के प्रसिद्ध दार्शनिक राजा थे। तो कहने का मतलब ये है कि इस काल में जनों के परस्पर विलय से नए जनपदों का निर्माण हुआ। कुछ जनपदों के जो जन थे उन्होंने जनपदों का रूप धारण कर शक्तिशाली जनपदों के रूप में अपना विकास किया। अब नेचुरल है कि जैसे जैसे जन से जनपदों का विस्तार होता गया वैसे वैसे राजा की शक्ति और प्रभामंडल में भी विस्तार हुआ। इस काल में जो शासन व्यवस्था थी वो मुख्यतः राजतंत्रात्मक थी। कहने का मतलब ये है कि उत्तर वैदिक साहित्य में मुख्यतः राजतंत्रात्मक राज्यों का ही उल्लेख मिलता है। इस काल में छोटे और बड़े राज्यों में अंतर किया जाने लगा। ऐत्रेय ब्राह्मण में इस काल के कुछ विभिन्न प्रकार के राज्यों का उल्लेख किया गया है, जैसे राज्य, स्वराज्य, भोज्य, वैराज्य आदि। एक और ध्यान रखेंगे कि इनके साथ साथ जैसे इन राज्यों का वर्गीकरण किया गया है वैसे ही यह भी बताया गया है कि दिशा के आधार पर इनका नामकरण क्या होगा, ये राजा कौन सी उपाधि धारण करेंगे, ये राजा कौन सा यज्ञ करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि उत्तर दिशा के शासक को विराट कहा जाता था, पश्चिम जनपदों के शासक को सवराट कहा जाता था। इसी प्रकार से पूर्व दिशा के शासक जो उपाधि धारण करते थे उसे सम्राट कहा जाता था। छात्र इसको चाहो तो इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि आप इसको दिशाओं के आधार पर विभाजित कर ले, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। उत्तर दिशा में जो राज्य होता था उसे कहते थे वैराज्य। यहाँ के शासक की उपाधि होती थी विराट तथा जो यज्ञ करता था वो तथा पुरुषमेध। फिर उत्तर के बाद आप आ सकते हैं दक्षिण में। दक्षिण में जो राज्य का नाम होता था उसे बोलते थे भोज्य। यहाँ के शासक की उपाधि होती थी भोज तथा वह सर्वमेध यज्ञ करता था।
पूर्व में जो राज्य होता था उसका नाम होता था साम्राज्य, यहाँ के शासक की उपाधि होती थी सम्राट, तथा वह वाजपेय करता था। पश्चिम में जो राज्य होता था उसे बोलते थे स्वराज्य, शासक की उपाधि होती सम्राट, तथा वह अश्वमेध यज्ञ करता था। जो मध्य बच गया इसके राज्य का नाम होता था राज्य, शासक का उपाधि होती थी राजा, तथा वह राजसूय यज्ञ करता था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार वैराज्य वह राज्य होता था जहां राजा नहीं होता था, उसे गणतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। इस काल में दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जैसे जनपदों का विकास हुआ वैसे ही राजा की शक्ति और प्रभामंडल में भी वृद्धि हुई। अब राजा बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करने लगा, जैसे कि राजाधिराज, सम्राट, एकराट आदियां। इस काल में राजा का पद पहले की तुलना में स्थायी और वंशानुगत हो गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति के संबंध में विवरण मिलता है, जिससे पता चलता है कि राजा का उदय सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ तथा सभी ने सहमति द्वारा उसका चुनाव किया था। लेकिन राजा निरंकुश नहीं हो सकता था, व्यवहार में उसके अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगा हुआ था। उदाहरण के रूप में राज्याभिषेक के समय जो राजा होता था वह धर्म के अनुसार आचरण करने की प्रतिज्ञा करता था। सभा और समिति नामक संस्थाएं भी राजा के निरंकुशता पर रोक लगाती थी। इसके अलावा हमें ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं कि अन्यायी राजा को प्रजा द्वारा दंड देने और राज्य से बहिष्कृत करने का अधिकार भी था। जहाँ तक प्रशासनिक संस्थाओं का संबंध है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि ऋग्वेद काल में सभा, समिति और विदत 3 संस्थाएं थी, जिसमें विदत को प्राचीनतम संस्था माना गया है। इस काल का अर्थात उत्तर वैदिक काल में जो ऋग्वेद में वर्णित विदत संस्था थी उसका उल्लेख नहीं मिलता। दूसरी तरफ सभा और समिति जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं की शक्ति भी इस काल में घट गई। क्यों? क्योंकि राजा की शक्ति में इस काल में वृद्धि हो गई थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के नाम से संबोधित किया गया है। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि सभा में संपन्न व्यक्ति भाग लेते थे, सभा में मनोविनोद होता था। इसके अलावा सभा और समिति का महत्व कम तो हुआ, लेकिन उनका महत्व बना भी रहा, क्योंकि अथर्ववेद के एक मंत्र में राजा का कथन है कि सभा और समिति प्रजा की दुहिताएं हैं, वे मेरी रक्षा करें, वे मुझे उत्तम शिक्षा प्रदान करें। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया है, जिसका अर्थ होता है कि सभा में किए गए निर्णयों की अवहेलना संभव नहीं है। फिर आता है प्रशासनिक तंत्र। अब जैसे जैसे राज्यों के आकार में वृद्धि हुई उसी प्रकार प्रशासनिक तंत्र भी विस्तृत और जटिल हुआ। शासन का संचालन करने में राजा मंत्रियों की एक परिषद की सहायता लेता था और महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को रत्निन कहा जाता है। छात्रों को पता होगा कि ऋग्वेद काल में 3 प्रमुख मंत्री वो होते थे, कर्मचारी, पुरोहित, सेनानी और ग्रामीणी। लेकिन इस काल में पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि हो गई। इनकी संख्या निश्चित नहीं है, कुछ ग्रंथों में 11 है, कुछ में 12 है। इस प्रकार से इनकी संख्या के आधार पर इनमें भिन्नता पाई जाती है। इस काल के जो प्रमुख मंत्री होते थे, मंत्री के रत्निन होते थे, उसमें पुरोहित जो कि ब्राह्मण होता था, सेनानी, सेना से संबंधित कार्य, सैनिक कार्य, युवराज, महिषी यानी राजा की मुख्य रानी, सूत यानी राजा का सारथी, ग्रामीणी गांव का मुखिया, क्षत्रिय प्रतिहारी, संग्रहित कोषाध्यक्ष, भागदूत। ये कई बार पूछा जाता है, याद रखेंगे आप
कि भागदूत का प्रमुख कार्य क्या था। तो इस काल में नियमित रूप से जनता से कर वसूल करना राजा ने शुरू कर दिया था। उस कर को वसूलने की जिम्मेदारी भागदूत के ऊपर होती थी। तो छात्र याद रखेंगे कि भागदूत क्या काम करता था, कि भागदूत कर संग्रहण करने का कार्य करता था। इसके अलावा अक्षवाप जो कि पासे के खेल में राजा का सहयोगी होता था, तथा पालागल जो कि राजा का मित्र और विदूषक होता था। राजसूय यज्ञ के अवसर पर राजा रत्नियों के घर जाता था तथा प्रत्येक को हवि यानी सामग्री, आहुति रूपी सामग्री वो प्रदान करता था। इस प्रथा से यह जानकारी मिलती है कि राजा के लिए राज्य के पदाधिकारियों यानी रत्नियों का सहयोग एवं समर्थन प्राप्त करना आवश्यक समझा जाता था। जहाँ तक प्रांतीय शासन व्यवस्था की बात है, उत्तर वैदिक साहित्य में दो शब्दों का उल्लेख मिलता है, सतपति और शतपति, जिससे पता चलता है कि उस समय प्रांतीय शासन व्यवस्था भी प्रचलित रही होगी। सतपति का काम बाहरी क्षेत्रों का प्रबंधन करना था, जिनमें मुख्यतः आदिवासी बसते थे, तथा शतपति का कार्य मुख्यतः 100 गांवों के समूह की देखभाल करना था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल की तुलना में राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, राजा की शक्ति में परिवर्तन हुआ तथा राज्य की अवधारणा का विकास हुआ। छात्र याद रखेंगे कि इसमें से जो अमूमन प्रश्न याद करने हैं आपको, एक तो ये वाला महत्वपूर्ण है कि ऋग्वैदिक कालीन जो ये रत्निन होते थे, इसके बारे में आपको जानकारी याद रखनी है। ये पूछ लेता है कि इनको मिलान करिए, कौन से का कार्य क्या था, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और दूसरा प्रश्न आता है छोटे के लिए कि उत्तर वैदिक काल में किस संस्था का लोप हो गया, वो था विदत। और एक प्रश्न अभी मैंने पहले बताया था आपको कि राजा की शक्ति और प्रभामंडल में वृद्धि के संबंध में टॉपिक में जो बताया था कि जो विभिन्न प्रकार के राज्य थे उसमें राजा के नाम, उसकी उपाधियां, दिशा और यज्ञ के बारे में आपको याद रखना है। इसको एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि याद रखने के लिए जैसे आप याद रख सकते हैं, ये हो गया, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। इसमें आप यदि चार्ट बनाकर याद रखेंगे तो आपको कम समय में अधिक प्रश्न याद रख सकते हैं और काफ़ी सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। एक बार रिपीट कर देता हूँ इसको। उत्तर दिशा में जो राज्य का 3 चीज़ें आप याद रख सकते हैं, राज्य का नाम, उपाधि और यज्ञ। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, राज्य का नाम जिसकी जानकारी ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलती है, उपाधि, और तीसरा है यज्ञ जिसकी जानकारी गोपथ ब्राह्मण से मिलती है। तो उत्तर में आप याद रखेंगे वैराज्य, विराट, पुरुषमेध, यानी कि राज्य का नाम वैराज्य, उपाधि का नाम विराट और यज्ञ का नाम पुरुषमेध। दक्षिण में भोज्य, भोज, सर्वमेध, राज्य का नाम भोज्य, उपाधि भोज और यज्ञ का नाम सर्वमेध। पूर्व में साम्राज्य, सम्राट और वाजपेय, यानी राज्य का नाम साम्राज्य, उपाधि शासक के सम्राट और यज्ञ का नाम वाजपेय। पश्चिम में होता था स्वराज्य, स्वराट और अश्वमेध, अर्थात राज्य का नाम स्वराज्य, उपाधि स्वराट और यज्ञ होता था अश्वमेध। मध्य में जो राज्य होता था उसको कहते क्षेत्र को, जनपद को, उसको बोलते थे राज्य, उपाधि होती थी राजा और वह राजसूय यज्ञ कर सकता था। इस प्रकार से जो इससे संबंधित छोटे प्रश्न हैं वो याद रख सकते हैं। और आप जैसे कुछ विशेष जनपद हैं, कुरु, पांचाल, विदेर, काशी, इनके शासकों के नाम तथा उनसे संबंधित
जो जानकारी है दर्शन से संबंधित उसके बारे में आप जानकारी याद रख सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।